नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र में सरकार की तरफ से निर्धारित कोविड-19 के नियम के विरुद्ध एक प्राइवेट विद्यालय छोटी कक्षाओं को संचालित कर मनमानी कर रहा है। गौरतलब है कि खटीमा के आदर्श भारतीय इंटर कॉलेज बानुसी में कक्षा 10 और 12 के साथ ही कक्षा 6 और 7 के बच्चों को भी विद्यालय में बुलाकर कक्षा संचालित की जा रही है। वहीं विद्यालय प्रबंधक दिनेश सक्सेना ने बताया कि कक्षा 6 और 7 के बच्चों को नहीं बुलाया गया था, जबकि प्रबंधक कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करता हुआ पाया गया है। आपको बता दें कि बच्चों से जानकारी लेने पर बच्चों ने भी जानकारी दी कि छठी और 7वीं कक्षा के बच्चे भी स्कूल में आ रहे हैं। वहीं एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जांच करवाकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाया गया है कि जनखट के आसपास जो प्राइवेट स्कूल है उसके द्वारा 6-7 की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि कक्षा 10 और 12 के अलावा सभी विद्यालय के सभी कक्षाएं अभी चालू करने के आदेश नहीं है। तो आपके संज्ञान में लाया गया प्रकरण, उसकी जांच करवाई जाएगी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाया गया है कि जनखट के आसपास जो प्राइवेट स्कूल। बाजपुर में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को बल देने के लिए हजारों की संख्या में किसान दोराहा रोड स्थित एक मैरिज पैलेस में एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को बल देने के लिए बाजपुर से हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और निजी वाहनों से रैली के माध्यम से रवाना हुए हैं। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि किसानों को कोई भी ताकत दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती है। वहीं किसान दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और जोर देंगे, जिससे कि सरकार विवश होकर केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ सकता है। ट्रैक्टर फाइटर सब फेंक देंगे परे को, ये इनके जो लगा रखे हैं। ये पत्थर वत्थर जो है ना 2 मिनट का काम है डालने का, हमारा सब इंतजाम हमारे पास है। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं अभी कि हमें जाने दो, वो ऊपर बात चल रही है। बिनती नहीं सुनी बावजूद उसके कैसे जाएंगे आप? जी रोक रखा है इन्होंने, धक्के से जाएंगे और क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, ये हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट जो कि किसान आंदोलन के दौरान ही कहा किसानों को अपना अधिकार है आंदोलन करने का, और यह भी कहा कि कोई सड़क रोक नहीं सकता, किसी के चलने वाले के भी अधिकार हैं। यहाँ पुलिस ने फिर आज वही बैरिकेड लगाकर, बड़े बड़े ट्रक लगाकर, कंटेनर लगाकर सड़क रोकी है। हम बार बार पूछ रहे हैं हमें आप रोक क्यों रहे हैं? हम तो उत्तराखंड से यूपी में घुसने जा रहे हैं और यूपी से दिल्ली में जाएंगे, हमें आप क्यों रोक रहे हैं? हमने क्या गलत किया है? पुलिस एक ही जवाब दे रही है, हमें हाई अप से कहा गया है, हमें अथॉरिटी ने ऊपर से कहा है, क्या कारण। इसी बीच बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंगलौर के लिबर बहेड़ी शुगर मिल में हवाई फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। गन्ना तोलने के समय को लेकर किसानों में यह विवाद हो गया था, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रुड़की सीओ चंद सिंह बिष्ट ने इस मामले में स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही हंगामा कर रहे किसानों ने गन्ने की तुलाई पर रोक भी लगा दी है। हंगामा कर रहे किसानों को समझाने में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही शुगर मिल प्रबंधन ने घटना का अभी तक कोई जायजा नहीं लिया है। शुगर मिल प्रबंधक किसानों की सुनने को यहां पर तैयार नहीं है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलौर से, जहां पर बताया जा रहा है कि लिबर बहेड़ी शुगर मिल में हवाई फायरिंग देखने को मिली है। गन्ना तोलने के समय किसानों में ये विवाद हो गया था, जिसके बाद वहां पर हवाई फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और ज्यादा जानकारी के लिए मंगलौर से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, शुगर मिल में किसानों के बीच विवाद हुआ है, हवाई फायरिंग की है, क्या है पूरा मामला? मैम देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तम शुगर मिल लिबरेडी में 2 किसानों में आपस में विवाद हुआ है। गन्ने की ट्रॉली को तोलने को लेकर ये आपस में किसानों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर एक पक्ष के जो किसान थे उन्होंने दूसरे पक्ष के किसान को की तरफ मतलब हवाई फायरिंग की है, और जिसको लेकर वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। जी
जी, क्या कुछ अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई की है इस मामले को लेकर, क्योंकि जी हवाई मैम, अभी फायरिंग पर तो रोक है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी कार्रवाई करने की बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं हल्द्वानी के जज कोर्ट में अज्ञात लोगों ने कोर्ट के ताले तोड़ दिए हैं, जिसको लेकर सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने भी जज कोर्ट का मुआयना किया और मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि न्यायालय की सुरक्षा पहले से ही कम है, ना तो कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही पर्याप्त सुरक्षा है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने न्यायालय में किसी प्रकार की फाइलों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। वहीं एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि पूरे मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है। हालांकि कोर्ट परिसर में 2 गार्डों की ड्यूटी रहती है, बावजूद इसके न्यायालय के अंदर जजों के रूम के ताले कैसे टूट गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रथम दृष्टया देखने में आया है कि यहाँ एसीजीएम कोर्ट में ताला टूटा है और ऊपर जेएम सेकंड जो न्यायिक दंडाधिकारी दिरती हैं उनके यहाँ भी ताले टूटे गए हैं और जो अलमारी अंदर है उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। और अभी इसमें जांच चल रही है कि किस उद्देश्य से क्या किया है, क्या कुछ फाइलों में फाइलें तो इधर उधर नहीं हुई हैं, इस बारे में भी जांच चल रही है। हम बहुत लंबे समय से कहते भी रहे हैं कि जुडिशली में सिक्योरिटी का सिस्टम थोड़ा सा पर्याप्त नहीं है और यहाँ कोई आज सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। अगर शायद आज सीसीटीवी कैमरे होते, ये सब चीज़ें होती तो इस चीज़ों का पर्दाफाश होता। देखिए, जजी कोर्ट हल्द्वानी में सूचना प्राप्त हुई थी कि ताले तोड़े गए हैं। आके मौके पे देखा गया है, सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है और इसके अंदर जो भी तथ्य सामने आते जा रहे हैं उसी के अनुसार हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पे हमारी हमेशा परमानेंट पुलिस गार्ड होती है और अपना कोर्ट का अपना चौकीदार है जो हमें होता है। तो यहाँ सीसीटीवी जो हैं वो हम चेक। हल्द्वानी के ब्लॉक कार्यालय पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि विभाग की तरफ से लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया है। साथ ही कृषि मंत्री ने कई किसानों को यहां पर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे राज्य का उत्पाद देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके तरफ से कृषि विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य के फूड प्रोडक्ट को बेहतर पैकेजिंग की जाए और लोगों को किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी जाए, इस पर भी काम किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं और लेकिन क्योंकि आदमी पैकेजिंग के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए कि आदमी को आकर्षित कर सके, तो थोड़ा पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता है। वरना हमारा उत्पाद तो देश का किसी भी कोने के उत्पाद से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन पावर्स वैल्यूज हैं। तो थोड़ा इसीलिए मैंने अधिकारी निर्देश दिया कि पैकेजिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये मदद करें। हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की पत्नी न्याय के लिए धरने पर बैठी हुई हैं, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने उनका साथ दिया है। उनकी पत्नी की मांग है कि उनके पति की हत्या की गई है और उनको न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी इस घोटाले में लिप्त थे, जिसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा ने किया था, जिनकी कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी गई है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की पत्नी ने बताया कि वे अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। उनके पति एक आरटीआई कार्यकर्ता थे जिन्होंने छात्रवृत्ति घोटाला खोला था, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं की गर्दन भी फंसी हुई थी। साथ ही कहा कि वे चाहती हैं कि इस मामले में जो भी पुलिस जांच कर रही है उनको सस्पेंड करा जाए और इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। कि मैं अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और मेरे पति एक आरटीआई कार्यकर्ता थे। उन्होंने बड़े बड़े छात्रवृत्ति घोटाले खोले जिनमें बहुत से भ्रष्ट नेताओं की भी गर्दन फंसी हुई थी। मैं अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए इस धरने पे बैठी हूँ और मैं मांग चाहती हूँ इस चीज़ की कि इसमें जो चौकी इंचार्ज एसआई वहाँ का था वो भी निष्कासित किया जाए और एसएचओ को भी निष्कासित किया जाए और इसमें मैं सीबीआई की जाँच मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पति कि जो ये हत्या की गई है ये एक षड्यंत्र है। 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरे पति को न्याय की इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आत्मदाह का प्रयास करूंगी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर।
आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा एक ऐसा व्यक्ति जिसने उत्तराखंड सरकार में भ्रष्टाचार के नकाब को उतारने के लिए अकेले योद्धा बन करके लड़ाई लड़ी। आज उस व्यक्ति के हत्या हुई और साजिश करके उसकी हत्या की गई और उस हत्या को गैर इरादतन हत्या में बदल करके साजिशकर्ताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है। हकीकत यह है कि जो जांच सीबीआई को करनी चाहिए उस पर लीपापोती उत्तराखंड की पुलिस करने की कोशिश कर रही। 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर अखाड़ों की कई बार बैठक हुई है। वहीं प्रशासन के साथ बैठक होने पर भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखाड़े इस बात पर अड़े हैं कि महाकुंभ के इस आयोजन में उनके टेंटों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले साधु संतों का स्वागत हो सके। लेकिन प्रशासन कोविड-19 का हवाला देते हुए नहीं मान रही है। अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासीन अखाड़े में हुई। यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाला 2021 महाकुंभ हरिद्वार में 2010 के भांति ही कुंभ होगा। टेंट भी लगाएंगे, सारे महामंडलेश्वर आएंगे, सभी भगत जगत आएंगे। और अभी हमने ये ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को मेला अधिकारी के माध्यम से। हमने यही लिखा है कि 2010 के तर्ज पे ही महाकुंभ 2021 होगा। देश भर में जहां बीजेपी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है, वहीं इस अवसर पर देश के करोड़ों किसानों को के संबोधित को लेकर खटीमा के ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी और राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी एलईडी स्क्रीन पर देश के करोड़ों किसानों को संबोधित किया है। साथ ही पूरे संबोधन को क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी सहित ब्लॉक सभागार में उपस्थित लोगों ने देखा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अवसर पर देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मानित निधि के 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर विधायक खटीमा पुष्कर धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर खटीमा ब्लॉक सहित सभी न्याय पंचायतों में सुशासन दिवस मनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस हमारे यहाँ पर विकासखंड खटीमा में और खटीमा के आसपास सभी न्याय पंचायतों में मनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सीधे सीधे किसानों को, देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को संबोधित किया और साथ ही साथ किसान फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजना आज सीधे सीधे जो है उनके खातों में ट्रांसफ़र किया है। निश्चित रूप से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में किसानों को एक बड़ी सौगात आज दी है प्रधानमंत्री जी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पूरे देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, वहीं से योजना के तहत खटीमा तहसील में प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से बंदोबस्ती के बाद नक्शे के आधार पर खटीमा के आबादी वाले गांवों का भूमि सर्वे कर स्वामित्व कार्ड बनाए जाने की शुरुआत की। आपको बता दें कि खटीमा तहसील प्रशासन ने शिविर के माध्यम से खटीमा क्षेत्र के लगभग 30 गाँवों के लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी और राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड का विधायक किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने वितरण किया। इस सीमांत क्षेत्र में जो 1960 से लेकर अब तक यहाँ पर ऐसे लोग, गरीब, मजदूर और किसान जो अपने घरों में रह रहे थे लेकिन उनका घर का पूरा मालिकाना हक नहीं था, उनको भी स्वामित्व योजना का लाभ आज के दिन से मिलना शुरू हुआ है। आज उनको जो है हम लोगों ने लगभग 350 के लगभग इस क्षेत्र के ऐसे लोगों को स्वामित्व योजना के कार्ड भी बांटे। टोटल 827 स्वामित्व कार्ड हमारे पास अभी रेडी हैं बंटने के लिए 30 गाँव के, और अवशेष गाँव जो हमारे हैं टोटल जो अवशेष गाँव जो भी बचे हुए हैं उसमें 26 जनवरी को नेक्स्ट लक्ष्य किया गया है। वहीं उधमसिंह नगर की किच्छा तहसील में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से 433 लाभार्थियों और परिवारों को भूमि स्वामित्व पत्र वितरित किए।
इस दौरान बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि जो लोग आबादी की भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे परिवारों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है और इसी क्रम में किच्छा में भी 433 परिवारों को आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। वहीं तहसीलदार ने बताया कि आगामी 30 दिसंबर को ग्राम आनंदपुर में शिविर लगाकर वहां की 25 आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। पूर्ण योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कि जो लोग आबादी में अपनी ज़मीन पर काबिज हैं उनको आज तक उनका मालिकाना हक नहीं। वो बैठे तो हैं, वहाँ आबादी दर्ज है, लेकिन उनके नाम दर्ज नहीं थे, खतौनी में उनका नाम नहीं था। इससे उनको नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। अगर वो अपनी कहीं हैसियत दिखाना चाहें, कहीं बैंक में दिखाना चाहें, कोई मकान बनाना चाहे, नक्शा पास कराना चाहे, तो उनके नाम ज़मीन ही नहीं थी। इसकी सुध ली हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुझे खुशी है कि ये काम ऊधम सिंह नगर में और विशेषकर किच्छा में सबसे अच्छे से हुआ है। अभी अप्रैल में हमने 21 गाँव के लगभग 3600 लोगों को स्वामित्व का कागज़ दिया। पूर्ण योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कि जो लोग लक्सर में सड़कों पर अवैध डग्गामार टेम्पो और महिंद्रा बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। ये वाहन न केवल हादसों को न्योता दे रहे हैं, बल्कि सवारियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं जब सवारियां अधिक किराए का विरोध करते हैं तो ये वाहन चालक गाली गलौज और बदसलूकी पर उतर जाते हैं। साथ ही सड़कों पर दौड़ते डग्गामार वाहन कोविड-19 का भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने अधिक किराया वसूलने को लेकर इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की थी, लेकिन आज तक कोई संज्ञान इस मामले में नहीं लिया गया। इस मामले को लेकर आज एक अधिवक्ता ने उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अधिक किराया वसूलने वाले ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है, जो लक्सर से लेके रायसी रोड पे और जो हरिद्वार रोड पे ऑटो हो चाहे महिंद्रा हो, जो रुड़की रोड पे चल रहे हैं, वो लोग अभी भी अवैध वसूली कर रहे हैं और सवारियां वैसे ठूस ठूस कर भरी जा रही। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आज एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया। देखिए, इसमें कुछ एडवोकेट के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि जो लक्सर टू सुल्तानपुर और रायसी जितने भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर चल रहे हैं, तो एक तो उनके द्वारा अधिक किराया लिया जा रहा है और गाड़ियाँ इत्यादि प्रॉपर नहीं चलाई जा रही है। तो इमीडिएटली एक तो ARTO के माध्यम से इसको चेक करवाया जाएगा और एक मीटिंग भी की जाएगी कि जितने भी रूट सवार एक उसका एक जो रेट है, किराया है, उसको फिक्स किया जाएगा ताकि लोगों को नाशुर रूप से परेशानी ना हो। और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उसके वहीं लक्सर में पुलिस ने शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शराब बनाने के उपकरण सहित 2 आरोपियों को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों के निर्देशानुसार पूरे हरिद्वार जनपद में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शराब माफिया पुलिस को दिन रात चकमा देकर शराब बनाने का गोरख धंधा चला रहे हैं। इसी के मद्देनजर लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्सर कोतवाली क्षेत्र के झीवारेड़ी गांव के जंगलों में छापा मारकर शराब बनाने के उपकरण सहित 2 आरोपियों को यहां से धर दबोचा है। साथ ही कई सौ लीटर लहन नष्ट करने के साथ 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं लक्सर कोतवाली इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि आरोपी को कच्ची शराब के साथ उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 25 तारीख को जो है झीवरेड़ी गाँव से शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों, एक राकेश और दूसरा रविंदर को शराब मय भट्टी मय उपकरण के पकड़ा गया। इनके खिलाफ थाने पर अभियोग दर्ज करके इनके खिलाफ वैधानिक कोर्ट कार्यालय प्रेषित किया गया। 25 तारीख को जो है झीवरेड़ी गाँव से लक्सर के कोल्हू में बनाया जाने वाला लड्डू गुड़ उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अपनी मिठास और खुशबू की पहचान बनाए हुए है। यहाँ के कोल्हू में बनने वाला गुड़ देश भर में अपनी मिठास घोल रहा है। जनपद की 3 शुगर मिलों में बनने वाली चीनी के साथ ही गुड़ की मिठास भी दूर दूर तक फैलती है। लक्सर में बनने वाला गुड़ दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहीं की कोल्हू में बनने वाला गुड़ एशिया की बड़ी मंडियों में और हरिद्वार जिले की मंगलौर की गुड़ मंडी सहित आसपास के अन्य राज्यों तक प्रसिद्ध है। यहाँ का गुड़ अन्य प्रदेशों में कई दशक से अपनी मिठास के साथ अलग पहचान बनाए हुए है।
कहना चाहें आप लोग इसे काफ़ी खाएं और बहुत अच्छा और सादा है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी अलग चीज़ या कोई मसाला नहीं पड़ता और स्वादिष्ट गन्ने का ताज़े गन्ने का रस बनाया जाता है और इसमें लड्डू विदेशों में क्या हर जगह इसको पसंद करते कहाँ का इसको बहुत खाते हैं और हमारे बच्चे सब कुछ इसको खाते हैं और इसमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत या मिलावट नहीं होती, शुद्ध गुड़ होता है। हम ये ताज़े गन्ने का बिना मसाले का गुड़ बना रहे हैं। इसे भी देशों में लोग पसंद कर रहे हैं और प्रदेशों में भी, दूसरे प्रदेशों में जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल वगैरह, इधर हमारा गुड़ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पसंद करके लोग ले रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के कलुओं में तैयार किए जाने वाला लड्डू गुड़ जहां अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान बनाए हुए था, तो वहीं आज विदेशों में भी अपनी मिठास की सुर्खियाँ बटोर रहा है। यह वही लड्डू गुड़ है जो शुद्ध गन्ने और बिन मसाले के तैयार किया जाने वाला है। साफ तौर से संचालकों का भी कहना है कि यह लड्डू गुड़ की डिमांड आज दिन प्रतिदिन विदेशों में बढ़ चुकी है। लक्सर से लोकमंच के लिए गोविंद चौधरी। उत्तराखंड के लालकुआं ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से पूरा देश कलंकित हो रहा है। वहीं कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और इस मौके पर प्रमोद कॉलोनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में बढ़ रही दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न की घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं पौड़ी में अस्पताल में बतौर सर्जन के पद पर तैनात डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना के चलते कल देर रात देहांत हो गया। पौड़ी में वे पहले चिकित्सक हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद आज जिला चिकित्सालय पौड़ी में ओपीडी को बंद रखा गया है। केवल इमरजेंसी सेवाएं खुली हुई हैं। अस्पताल के सीएमएस रमेश राणा ने बताया कि वेद प्रकाश मौर्य सर्जन के पद पर तैनात थे। बीते 4 दिसंबर को वे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया था और स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर 8 दिसंबर से उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवा दिया गया था। लेकिन लंबे समय तक उपचार चलने के बाद कल देर रात कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई है। उनको थोड़ी सी परेशानी हुई तो फिर उनको जो है यहाँ से रेफर किया गया। वे जो है मेला चिकित्सालय हरिद्वार में, क्योंकि वहाँ उनका घर है, तो वहाँ जाके उन्होंने जो है वो वहाँ चले गए कोविड हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जो है जब उनकी तबीयत और कुछ खराब हुई तो वो जो है एम्स में भर्ती हुए और एम्स में 8 तारीख को वो भर्ती हुए और कल जो है मालूम चला कि जो है लगभग 8:56 पे रात्रि को जो है उनका देहांत। हरिद्वार में 11 साल की मासूम बच्ची की जिस तरीके से दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई, उसकी गूंज उत्तराखंड की विधानसभा से लेकर अब दिल्ली तक गूंजने लगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां पर मासूम के परिवार से मिलकर उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो आरोपी फरार हैं उसको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आपको बता दें कि लोगों में आक्रोश की भावना है और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी यहां पर लग रहे हैं और लगातार फरार दूसरे आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। विभत्स घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने उसी दिन भी बातचीत की थी परिवार से और सिर्फ किसी भी उस दिन मैंने बात की थी। हेलो नहीं चल रहा इसमें दोषी जो भी होगा एक को तो अरेस्ट करके भेजा गया है। पुलिस पूरी तरीके से इसको। वहीं रामनगर का रामदास जोशी चिकित्सालय पीपी मोड में जाने के बाद मूलभूत सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहा है। चिकित्सालय की सुविधाओं को लेकर अक्सर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अब जब हमारी टीम ने
रामदत्त जोशी चिकित्सालय रामनगर का निरीक्षण किया तो वहां पर काफ़ी बेहतर सुविधाएं देखने को मिली हैं। कुछ मरीजों के साथ जब बातचीत की गई तो उन्होंने चिकित्सालय की सुविधाओं और वहां के डॉक्टर के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बेहतर बताया। आपको बता दें कि जब पीपी मोड रामदत्त जोशी चिकित्सालय में हमारे संवाददाता ने मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल की डायरेक्टर प्रतिभा कोहली का कहना है कि सिटी स्कैन की जगह भी निर्धारित कर दी गई है, बस लाइसेंस का इंतजार है। लाइसेंस मिलते ही जनवरी में इसको मरीजों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। शुभम शर्मा मेडिकल प्रोजेक्ट जो अंडर पीपी मॉडल के अंदर हमने रामदत्त जोशी कंबाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर से हमने संचालित करना स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम लगभग हर महीने 10,000 की ओपीडी कर रहे हैं और लगभग इमरजेंसी के अंदर भी हम 1500 पेशेंट देखते हैं हर माह। और इसके अंदर हम मुश्किल से 2 या 3% पेशेंट होता है जो हम सर मैं सुरेंद्र नाथपुर छोई से आया हूँ यहाँ अपनी वाइफ को लेके ऑपरेशन के लिए और पहला बच्चा हमारा पहला ऑपरेशन। तो पीपी जो ये हॉस्पिटल है अच्छा लगा हमें, यहाँ का स्टाफ भी और डॉक्टर भी मतलब बढ़िया तरीके से करते हैं। मतलब 1-2 दिन में हमारा जो है डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल ऐसा हमें तो यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, सही रहा, बढ़िया रहा। डॉक्टर भी हमें अच्छे लगे यहाँ पर, जो जितने ऑपरेशन हैं वो भी बढ़िया हैं। तो आपको बता दें कि रामनगर का रामदत्त जोशी चिकित्सालय पीपी मोड में जाने के बाद से मूलभूत सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहा है, जिसको लेकर चिकित्सालय की सुविधाओं में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी यहां पर इसको लेकर दिया है। लेकिन जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण किया तो काफ़ी सुविधाएं बेहतर देखने को मिली हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता उधम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उधम सिंह, रामदत्त जोशी चिकित्सालय में बेहतर सुविधाएं देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी आफरी मैम, बहुत समय से जो ये अस्पताल था ये पीपी मोड में जैसे अभी आया है तो बहुत सी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से जो है सामाजिक कार्यकर्ता इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये इसकी स्थिति जो है बहुत बेहतर हो गई है। जब हम लोग मौके पे पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे रिसेप्शन बहुत अच्छा था, आईसीयू बेड बहुत अच्छे थे और जो रूम से जहाँ मरीजों को जो है रहते हैं वो बहुत अच्छे थे। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, मरीजों को दवाएं सब निःशुल्क दी जा रही है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सितारगंज में सड़कों पर गड्ढों के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा। वरिष्ठ समाजसेवी और कांग्रेस नेता ललित कुमार आर्य ने कहा कि चौर गलियां क्षेत्र की रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कई क्षेत्रों के लिए इससे सड़क से आवाजाही होती है, जिससे हल्द्वानी नैनीताल चौरगलिया के रोड पर दबाव है। इस रोड पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। खनन के डंपर की वजह से ये रोड पूरी तरह से उखड़ चुका है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पहले ही अवगत कराया जा चुका है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि सिडकुल जब इस रोड का भुगतान करेगा तब वे इस रोड पर कार्य चालू करेंगे। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों पर रिपेयरिंग करने का दबाव बनाया गया है। अब इस संबंध में देहरादून जाकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। ये रोड कई जगह को यहाँ से निकलती है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नेपाल, पीलीभीत, सितारगंज। इस रोड पर दबाव है, यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और डंपरों की वजह से जो है ये रोडें पूरी उखड़ चुकी है। अब इसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। सिडकुल और पीडब्ल्यूडी कहता है कि सिडकुल जब पेमेंट करेगा रोड का, हैंड ओवर करेगा रोड अपने, तब हम करेंगे, और सिडकुल शांत करके बैठा है। इनमें जो है जो भी पैसा है इसका, उसका मामला इनका लटका हुआ है। अगर सिडकुल जो है इसका पैसा अवमुक्त करता है तो पीडब्ल्यूडी कहती है कि हम रोड बनाएंगे। ये रोड इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।